हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम करका वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन के बारे में। लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी किसके बारे में, इथेन के बारे में, जहां पे सबसे पहले हमने इथेन के कंफर्मेशंस पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ हमने बात की थी उनके रिप्रेजेंटेशन की, यानी सोहार्स और न्यूमान की बात की थी। अब आज हम बात करने वाले हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन, यानी प्रोपेन किस किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसकी फॉर्म कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल होगी और कौन सी कम स्टेबल होगी, और लास्ट में हम बनाएंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। उसके अकॉर्डिंग हम उनकी स्टेबिलिटी और एनर्जी को कंपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन। अगर मैं बात करूं प्रोपेन की स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से, ये है प्रोपेन। अब इस प्रोपेन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है सोहार्स और दूसरा है न्यूमान। दो रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। अब सोहार्स को हम कैसे दिखाते हैं, तो सोहार्स को दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, ये है। और हम दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो दिखा सकते हैं कि दोनों के जो क्या है एंड है वो एक ही तरफ कर दें। इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में ये फर्क है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन और एक CH3 प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ लगा देती हूँ CH3 और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। दूसरे कार्बन की बात करते हैं। दूसरा कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन, और इस पे क्या लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यूमान में क्या होगा। अगर इस सोहार्स के दूसरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो CH3 यहाँ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और बाकी के हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो CH3 है और ये वाला हाइड्रोजन है एक दूसरे से 180 पे प्रेजेंट है। 180 डिग्री का क्या है, इनके बीच का एंगल है। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में तो इस CH3 और हाइड्रोजन के बीच में जो क्या है डाईहाइड्रल एंगल है इन दोनों के बीच का, वो कितना है, तो वो एंगल है 0 डिग्री का। ये बिल्कुल इसके पीछे ही प्रेजेंट है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। जिसमें एंगल 180 है वो कौन सी फॉर्म होती है, वो होती है स्टैगर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है। जबकि ये दूसरी फॉर्म कौन सी है जिसमें एक तरफ है, उसे कहेंगे एक्लिप्स फॉर्म। तो मैंने क्या किया है, सोहार्स के दो रिप्रेजेंटेशन बनाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक तो स्टैगर्ड फॉर्म बनाई है और एक एक्लिप्स जो बनाई है। स्टैगर्ड कब होगी, जब मेरे मैथिल ग्रुप या हाइड्रोजन के बीच में, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो एंटी पेरिप्लेनर यानी 180 पे प्रेजेंट है और इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है यानी डाईहाइड्रल एंगल है वो कितना होना चाहिए, 120 है, सॉरी 180 है। तो ये कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले सोहार्स के बारे में। तो इसमें CH3 और इस कार्बन के बीच में ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच का जो डाईहाइड्रल एंगल है वो है 0 डिग्री डाईहाइड्रल एंगल। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फॉर्म में क्या है, एक में 180 एंगल है और एक में कितना एंगल है, 0 डिग्री। जिसमें 1 डिग्री है, सॉरी 180 है, उसे कहेंगे क्या, स्टैगर्ड फॉर्म। और जिसमें क्या है 0 डिग्री है उसे क्या कहेंगे, एक्लिप्स फॉर्म कहेंगे। ये है सोहार्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम कौन से रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो ये है न्यूमान। न्यूमान को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, तो जो फर्स्ट कार्बन होता है उसे तो हम दिखाते हैं किससे, डॉट से, और जो दूसरा कार्बन होता है उसे दिखाते हैं सर्कल से। यानी एटम के पीछे क्या होगा, एटम यानी कार्बन के पीछे ही कार्बन प्रेजेंट होगा। हम एक ही कार्बन को देख पाएंगे, उसे कहेंगे न्यूमान रिप्रेजेंटेशन। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, ये है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे CH3, ये हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये हो गई फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। अब इस वाली रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ है, ये जो है वो बताता है फर्स्ट कार्बन को। मैं इसको नंबरिंग कर देती हूँ, ये C1 है, तो ये पॉइंट किसको बताता है, ये C1 को बता रहा है, यानी कार्बन फर्स्ट को बता रहा है। क्योंकि ये जो सर्कल है वो C2 को बता रहा है, ये जो सर्कल है वो किसको बता रहा है, तो ये बता रहा है इस C2 को बता रहा है, ठीक है। तो
तो ये हो गई इसके बारे में, ये CH3 मैंने लगा ही दिया है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई कौन से वाली, न्यूमान की। अब इस फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, दो फॉर्म में दिखा सकते हैं, एक तो होती है स्टगर्ड फॉर्म और दूसरी होती है एक्लिप्स्ड फॉर्म। स्टगर्ड फॉर्म क्या होती है कि अगर मेरे CH3 और हाइड्रोजन के बीच का ये जो डाई हाइड्रल एंगल है 120 है, 120 है। कैसे पता चला, क्योंकि CH3 मेथल ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नीचे प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब होता है कि इन दोनों एटम के बीच का जो गैप है, यानी जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री है, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है। ये दोनों हाइड्रोजन भी एक दूसरे के अपोजिट है और ये वाले हाइड्रोजन भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये फॉर्म कैसी है, तो ये है एक स्टगर्ड फॉर्म, ये स्टगर्ड फॉर्म है। अब बात करते हैं न्यूमान में एक्लिप्स्ड फॉर्म के बारे में। अगर मैं क्या कर दूं, एटम के पीछे एटम लगा दूं तो उनके बीच का जो डाई हाइड्रल एंगल है वो 0 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि उनमें क्या प्रेजेंट हो जाएगा, रिपल्शन प्रेजेंट होगा, यानी वो कौन सी फॉर्म होगी, एक्लिप्स्ड फॉर्म होगी। तो हम बनाते हैं अब एक्लिप्स्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसी थी, कुछ इस तरीके से, ये था स्टगर्ड और ये है हाइड्रोजन। ये कौन सी फॉर्म है, अभी लिखा था, ये है एक स्टगर्ड फॉर्म। फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं कि अगर ये फर्स्ट कार्बन बताता है किसको, डॉट को बताएगा और ये बताएगा सर्कल को। अब इस डॉट से क्या है, 3 एटम लगे हुए हैं, कौन है, पहला CH3 है, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके जस्ट पीछे की तरफ, अब पूरा पीछे की तरफ दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये हाइड्रोजन के पीछे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और CH3 के पीछे भी क्या है, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। इसका मतलब है जो फ्रंट कार्बन है उसकी जस्ट पीछे की तरफ जो बैक कार्बन है उनके बीच में क्या लगा हुआ है, CH3 और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, इन दोनों के बीच का डाई हाइड्रल एंगल वो 0 डिग्री है। इनके बीच का जो एंगल होगा सेम वही क्या है, 0 डिग्री है। और इन दोनों के बीच का जो डाई हाइड्रल एंगल है ये भी कितना है, 0 डिग्री ही डाई हाइड्रल एंगल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है और कौन सी फॉर्म कम स्टेबल होगी। तो हम क्या करते हैं, क्या तो न्यूमान से कंपेयर कर लेते हैं या फिर हम क्या कर लेते हैं, सोहार्ड से कंपेयर करके देखते हैं। चलिए, तो मेरे पास 2 फॉर्म प्रेजेंट है, एक है स्टगर्ड फॉर्म और एक है मेरे पास एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये है, ठीक है। अब स्टगर्ड में क्या होगा, ये रहा CH3, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे, और इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे CH3 है ही, और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये रहे। तो ये फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, स्टगर्ड है, क्योंकि ये दोनों एटम एक दूसरे के एंटी प्लेनर। हमें कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये तो क्या है, उल्टा Y है, ठीक है, और ये क्या है, ये सीधा Y है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये कौन सी फॉर्म है, स्टगर्ड। लेकिन अगर दोनों उल्टे Y आ जाए या दोनों सीधे Y आ जाए तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होने वाला है, ये फॉर्म कैसी होगी, एक्लिप्स्ड फॉर्म होगी। याद करने का तरीका ये हो गया। अब बात करते हैं इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करके देखते हैं। तो देखो, हमारी जो स्टेबिलिटी है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, फर्स्ट तो डिपेंड कर रही थी कि जो एटम और एटम के बीच में इंटरेक्शन है उस पर, एटम एटम इंटरेक्शन। फिर दूसरा किस पे डिपेंड कर रही थी, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन के बाद। और थर्ड क्या था, थर्ड था कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में इंटरेक्शन, एंटी बॉन्डिंग के बीच का इंटरेक्शन। इन तीनों पे क्या करती है, डिपेंड करती है। फर्स्ट, अगर एटम और एटम के बीच में इंटरेक्शन होगा तो क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सॉरी स्टेबिलिटी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर मैं बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन की बात करूं तो इससे भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम वही बात, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी।
नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को कहेंगे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से कर लेते हैं क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड है, और एंटी बॉन्डिंग को दिखाएंगे सिग्मा स्टार से। इन दोनों के बीच में क्या होगा, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी जो होगी वो सिस्टम की उतनी ही ज्यादा होगी, इंक्रीजेस। तो देखिए बात करते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, और एटम के पीछे क्या है, हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन और CH3 एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर पे हैं, 180 डिग्री पे प्रेजेंट है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो काफी वीक इंटरेक्शन है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस हाइड्रोजन और इस CH3 के बीच में, तो इनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब है इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब है इस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या है, एटम और एटम के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, जबकि स्टैगर्ड में क्या है, कम इंटरेक्शन है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एक्लिप्स की स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ये है फर्स्ट फैक्टर। सेकंड बात करते हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के पेयर के बारे में। तो ये है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, और ये है इस वाले बॉन्ड पेयर के बीच में। अब इनके बीच में ये जो इंटरेक्शन हो रहा है वो भी एंटी पेरिप्लेनर होने की वजह से काफी कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं क्या, कि इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में इंटरेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनके बीच का एंगल काफी कम है। ये हो गया इनके बारे में। इसका मतलब दूसरे फैक्टर से भी क्या होगा, बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से एक्लिप्स्ड फॉर्म की जो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी है वो तो इंक्रीज होगी, जबकि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिग्मा और सिग्मा स्टार इंटरेक्शन के बारे में। तो अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल के बारे में, तो इसका सिग्मा स्टार ये है और इस वाले का सिग्मा स्टार ये है। ठीक है, ये क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट में होगा। ये भी इसका सिग्मा स्टार है और ये भी क्या है, इसका सिग्मा स्टार है। अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो पाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के कितने एंगल पे आ चुके हैं, 0 पे आ चुके हैं। CH3 का कौन, सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है सिग्मा, सिग्मा का ऑर्बिटल है, और ये क्या है, सिग्मा स्टार है। इनके बीच में इंटरेक्शन आराम से हो पाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले ऑर्बिटल के बारे में, तो ये है इसका सिग्मा स्टार, और ये क्या है, ये भी इसका सिग्मा स्टार है। अब हाइड्रोजन होने की वजह से हम क्या नहीं करवा सकते, इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं करवा पाएंगे। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, इस वाले की इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, सिग्मा सिग्मा स्टार के बीच में इंटरेक्शन कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं क्या होने वाला है यहाँ पे, कि जितना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की, उस फॉर्म की क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला है, ये निकला है कि जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, जबकि एक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है, कम स्टेबल होती है। अब हम लास्ट में बनाते हैं क्या, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं एंगल्स, बॉन्ड एंगल, या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, सही है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, मेरे पास कितनी फॉर्म प्रेजेंट है, 2 फॉर्म है, एक है एक्लिप्स्ड और दूसरी है स्टैगर्ड। इसका मतलब है एक्लिप्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो हम बनाते हैं एक ग्राफ, ये है। ठीक है, अब क्या होगा, जिसकी एनर्जी कम है वो कौन सी फॉर्म होने वाली है, वो होने वाली है स्टैगर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ, ये है स्टैगर्ड फॉर्म, ये CH3 लगे हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये है स्टैगर्ड फॉर्म। जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो ये किस में बदल जाएगी, एक्लिप्स्ड में। तो एक्लिप्स्ड की स्ट्रक्चर कैसी होगी, कुछ इस तरीके से, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये बाकी के हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। ये कौन सी फॉर्म है, ये है एक्लिप्स्ड फॉर्म।
और इसकी बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, ये भी फिर से स्टैगर्ड हो जाएगी। रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखने वाली है। एक मिनट, ये होगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो एंगल है वो कितना है, 180 का, ये भी 180 का एंगल है, ये है 0 डिग्री का एंगल, ये है 0 डिग्री। अब क्या होगा, जरूरी थोड़े ना है, इनके बीच में और भी तो एंगल्स प्रेजेंट है ना, यहाँ तक, और इसमें भी यहाँ तक ही प्रेजेंट है। यानी अगर मैं मॉलिक्यूल को 180 या फिर 0 से क्या करूं, कम या ज्यादा करूं, तो ऐसे मुझे एक और फॉर्म मिलेगी जिसका नाम है गॉस फॉर्म। ये है गॉस फॉर्म, ठीक है। अब गॉस फॉर्म की अगर मैं प्रोपेन में स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे दिखाई देगी, देखिए। अगर हम क्या करेंगे, इस स्टगर्ड को, ये CH3 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये है हाइड्रोजन। अगर मैं इसको 60 डिग्री पे क्या करूं, रोटेट करूं, 60 पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, 60 का मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा टिल्टेड करूं, घुमाऊं, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके की फॉर्म हमें मिलने वाली है। थोड़ा सा टिल्टेड करेंगे तो देखिए ये स्ट्रक्चर मुझे मिलेगी यहाँ से। ये CH3 है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब इनके बीच का एंगल 180 तो बिल्कुल नहीं है, और 0 भी नहीं है। 0 होता तो ये बिल्कुल इसके पीछे प्रेजेंट होता, ये पीछे प्रेजेंट नहीं है। यानी एंगल क्या है यहाँ पे, ये एंगल जो है थीटा वाला, वो ग्रेटर है 0 डिग्री से, लेकिन लेसर है किससे, 180 से। कुछ इस तरीके का रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्म को, यानी ये जो एंगल है, इस फॉर्म को ही क्या कहेंगे हम, गॉस फॉर्म कहेंगे। अब हमें पता है कि जो गॉस फॉर्म होती है, फिर से एक बार रोटेट करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एक्लिप्स पे, क्योंकि एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, एटम आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चर यहाँ थी पहले, अब कहाँ आ चुकी है, गॉस फॉर्म में यहाँ पे आ चुकी है, और जैसे एक बार फिर रोटेट करेंगे ये बिल्कुल इसके पीछे चली जाएगी। इसका मतलब है इस फॉर्म का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्लिप्स्ड में। ये हो गई एक्लिप्स्ड फॉर्म। फिर थोड़ा सा और रोटेट करेंगे तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे फिर से गॉस फॉर्म मिल जाएगी, और एक बार फिर मैं इसको रोटेट करूंगी तो ये फॉर्म बन जाएगी स्टगर्ड। यानी जहां से हमने शुरुआत की थी वही इसका एंडिंग हो चुका है, कि पहले भी स्टगर्ड फॉर्म थे स्टार्टिंग में, और लास्ट में भी क्या है, स्टगर्ड फॉर्म ही है। अब बात करते हैं कि इस गॉस फॉर्म की जो क्या है, एनर्जी है, कम होगी कि ज्यादा होगी। तो देखो ये जो CH3 और हाइड्रोजन के बीच का एंगल है 180 तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है इसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टगर्ड की फॉर्म में ज्यादा होने वाली है, इंट्रैक्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो स्टेबिलिटी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसमें इतना कम एंगल भी नहीं है, किसके जितना, इसमें जो डाईहाइड्रल एंगल है वो 0 डिग्री से तो क्या है, ज्यादा है, और 180 से कम है। इसका मतलब है इंट्रैक्शन तो जरूर होंगे, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम की बढ़ जाएगी, जबकि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए, तो ये कौन सी हो गई, गॉस फॉर्म हो गई। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर बनाऊं, सबसे पहले तो हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो सबसे आगे कौन होगा, सबसे आगे होगा एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड की जो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एंगल सबसे कम होता है। फिर कौन सी फॉर्म होगी, गॉस फॉर्म होगी, और फिर लास्ट में कौन सी फॉर्म होगी, स्टगर्ड होगी। यानी स्टगर्ड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर। अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, स्टगर्ड फॉर्म सबसे आगे होगी, फिर गॉस फॉर्म बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, और जो एक्लिप्स्ड है वो होगी सबसे कम। एक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होगी, सबसे कम होने वाली। ये किसका ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। किसके लिए है, प्रोपेन के लिए है। प्रोपेन की स्टगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, जबकि एक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे कम स्टेबल होती है। अब बात करते हैं कि ये बैरियर में कितना रखूं जिससे क्या हो जाए, स्टगर्ड फॉर्म है वो एक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो एंगल है, यानी ये जो एनर्जी है, वो एनर्जी करीबन कितनी होती है, वो होती है 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। यानी इतनी एनर्जी चाहिएगी एक स्टगर्ड को किसमें कंप्लीट होने के लिए, एक्लिप्स में बदलने के लिए। और जैसे ये एक्लिप्स से कहाँ आएगा, स्टगर्ड फॉर्म में आएगा,
तो क्या होगी, एनर्जी फिर से कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एनर्जी कितनी है, ये है 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये किसके बारे में हो चुका है, आज हमने देखा है कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ प्रोपेन के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि एन प्रोपेन की कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है, कौन सी फॉर्म कम स्टेबल होती है और कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। फिर हमने देखा कि स्ट्रगर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्लिप्स्ड क्या होती है, साथ ही साथ गॉश फॉर्म की भी बात की। हमने एनर्जी बैरियर की भी बात की कि अगर स्ट्रगर्ड को गॉश में कन्वर्ट होना होगा तो हमें कितनी एनर्जी की जरूरत होने वाली है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी फॉर्म की ज्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये सारे फैक्टर्स जो है वो कौन बताएंगे, 3 फैक्टर बताएंगे। सबसे पहले एटम और एटम के बीच में इंटरेक्शन, दूसरा बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन और तीसरा क्या है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इंटरेक्शन। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक, ये पॉइंट खत्म होता है कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ प्रोपेन के बारे में। एग्जाम में काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।